मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उत्तराखंड में पौराणिक और प्राचीन मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग तेज। बद्री केदार मंदिर समिति बोर्ड में बैठक में होगा प्रस्ताव पारित। सीएम धामी ने मुद्दे पर बयान दिया। धार्मिक स्थलों पर नियम होंगे सख्त। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य। पहले वर्षगांठ पर देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण का बयान। कानून में महिलाओं के सम्मान में कई प्रावधान शामिल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामबाबू मिश्रा और पूरन रजवाड़ का आकस्मिक निधन। यशपाल आर्य ने परिवार से की मुलाकात। क्षेत्र में शोक की लहर। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राज्य की जीवन रेखा। सरकार यात्रियों की सुविधा और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने पर केंद्रित। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में मौजूद पौराणिक धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित की मांग लगातार तेज होती जा रही है। जहां एक और हरिद्वार के हर की पैड़ी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग लंबे समय से की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बद्री केदार मंदिर राज समिति ने भी अपने अधीन सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत बीकेटीसी आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करने जा रहा है। तो वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। और वहीं 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून स्थित गांधी पार्क देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हजारों कंठों से एक साथ वंदे मातरम का गायन गर्व और प्रेरणा का क्षण है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीते 4.5 वर्षों में सख्त भू कानून लागू कर 11,000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नकल विरोधी कानून के तहत 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता में संशोधन अध्यादेश 2026 लागू हुए 1 साल पूरा हो गया है, जिसके तहत राज्य में जश्न मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस संशोधन के तहत राज्यपाल की स्वीकृति से विभिन्न प्रावधानों में प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक सुधार किए गए हैं और अब आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और दंडात्मक प्रावधानों के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 को लागू किया गया है। देखिए, 27 जनवरी का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देश के अंदर हम पहले राज्य के रूप में ये गौरव हमको प्राप्त हो गया कि देश की आजादी के बाद देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया था कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और उसको सबसे पहले लागू करने का काम देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने किया है और उसका 1 साल सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। और मैंने जिस दिन ये लागू हुई थी तो उस दिन मैंने कहा था कि ये समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है, गंगा है, जैसे देवभूमि उत्तराखंड से मां गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता लागू करने और देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने की बात कही।
हमारे प्रदेश श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हमको अपना आशीर्वाद दिया था और उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक मिथक तोड़ा था, एक नई परिपाटी बनाई, एक नया इतिहास बनाया कि लगातार सरकार में आकर सेवा करने का हमें अवसर प्रदान किया और हमने अपने वचन को निभाया। एक साल पहले 27 जनवरी 2025 को राज्य के अंदर हमारा सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। तमाम भ्रांतियां, तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम संदेह लोगों के बीच में पैदा करने का प्रयास उस समय हुआ था, लेकिन एक साल लागू होने के बाद सभी संदेह, सभी भ्रम दूर हुए हैं। ये चाहे वो महिला शक्ति के सशक्तिकरण का हो, उनकी सुरक्षा का हो, या हर एक को सुरक्षा देने का हो, उनके भविष्य का निर्धारण करना हो, बच्चों के लिए हो, सब प्रकार से समान नागरिक संहिता आज जन जन की संहिता बनती जा रही है। उत्तराखंड से निकली हुई ये संहिता और चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है। आपको बता दें ये यात्रा इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इसमें देश दुनिया से सनातन श्रद्धालु और तीर्थयात्री बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचते हैं। तो वही इस यात्रा को लेकर सरकार की प्राथमिकता है कि सभी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिले और उनकी यात्रा बिना किसी बाधा के सुरक्षित रूप से संपन्न हो। चारधाम यात्रा हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है और ये लाइफलाइन उत्तराखंड के लिए है। और उसके साथ साथ ये यात्रा हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूरे देश और दुनिया के सनातनी आस्थावान लोग, श्रद्धालु, भक्तगण, तीर्थयात्री इसमें भाग लेते हैं। उनकी सुविधा उनको प्राप्त हो, उनकी यात्रा बिना किसी विघ्न के, किसी बाधा के, किसी परेशानी के संपन्न हो। उसके साथ साथ क्योंकि पिछले सालों के जो अनुभव हैं हमारे, उन अनुभवों को आगे आने वाले समय के लिए अपनी यात्रा के जो काम हैं उन यात्रा के कामों में हम सम्मिलित करें कि किस प्रकार से और अच्छा हम उसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ यात्रियों की जो सुरक्षा है वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हमने यात्रा की तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी, क्योंकि हमने पहले से तय किया हुआ है कि जब भी एक यात्रा पूरी होती है और अगली यात्रा की हम तैयारी शुरू कर देते हैं। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला देश पहला राज्य है और बताते चले कि इसकी पहली वर्षगांठ पर देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अगर कानून के तहत महिला सम्मान की बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण का कहना है कि महिलाओं को लेकर इस कानून में कई प्रावधान है जो कि सीधा महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। छोटे से प्रदेश से हम लोग आते हैं। हमने पूरे देश के लिए एक ऐसा कार्य किया जिसको देखकर लोग प्रेरणा ले रहे हैं और कार्य कर रहे हैं कि उनके भी राज्य में यूसीसी जैसा एक कानून लाया जाए। मुझे इस कानून से बहुत प्रसन्नता होती है कि हम महिलाओं को जो सम्मान देने की बात करते हैं वो इसमें हुआ है। जो हमारा वंचित है, जो गरीब है, उसके लिए ये कानून आया है। तो यूसीसी के 1 साल होने पर जो सफलता मिल रही है, जिस तरह की सफलता हम सोचते थे कि हमारी बहनों को, हमारे गरीबों को मिलेगी। लालकुआ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर युवाओं द्वारा एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तो वहीं ये तिरंगा यात्रा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा के नेतृत्व में निकाली गई। बचदा दे की इस यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जहां यात्रा हल्दू चौड़ स्थित पंचायत घर के पास से शुरू हुई
और हल्दू चौड़मैन बाजार से होते हुए बच्ची धर्मा गुमठी से निकलकर लालकुआं शहर में पहुंची, जहां से नगर के मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक पर समाप्त हुई। तो वही इस मौके पर हरेंद्र बोरा ने बताया कि ये तिरंगा यात्रा प्रति वर्ष निकाली जाएगी, जिसका शुभारंभ हो गया है। हर वर्ष वो उनके जो है गणतंत्र दिवस को जो है पूरे धूमधाम से मना के पूरे सड़कों में घूमते थे। इस वर्ष उन्होंने ये निर्णय लिया कि लालकुआं विधानसभा में इस रैली को जाना चाहिए। तो ये मेरे से भी मिले, मुझे भी इन्होंने आमंत्रित किया। जितने भी ये बच्चे हैं, इन्होंने वाकई में बहुत मेहनत करी और इन्होंने जो आज हजारों की संख्या में यहाँ पर लड़के आए हैं, सारा यूथ था। मैंने किसी को फोन नहीं किया, ये इनकी अपनी मेहनत है कि इन्होंने आज जो है गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मनाने का जो है निर्णय लिया। भाई 2027 में मैं कांग्रेस का एक सीनियर लीडर हूँ, मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ और हाईकमान जो है मुझे उम्मीद है कि मुझे चुनाव में उतारेगा, जिससे कि यहाँ पर इस लालकुआं विधानसभा में जो है कांग्रेस का परचम लहराया जा सके। लालकुआं से इस वक्त एक दुखद खबर सामने आ रही है। बीते 2 दिनों के भीतर कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रामबाबू मिश्रा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूरन रजवार के निधन के कांग्रेस पार्टी को गहरा आघात पहुंचा है। दोनों नेताओं के आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है और इसी क्रम में लालकुआं पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दिवंगत नेताओं के आवास पर पहुंचकर शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। यशपाल आर्य ने कहा कि रामबाबू मिश्रा और पूरन रजवार का निधन कांग्रेस के लिए अपूर्णीय क्षति है और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, रामबाबू मिश्रा जी कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर थे और पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहे। उनका योगदान हम भूल नहीं सकते हैं। नगर पालिका लालकुआं के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल शानदार रहा और व्यक्ति रूप से हमारे बहुत अच्छे संबंध उनसे रहे। निश्चित रूप से उनके निधन से कांग्रेस को एक भारी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई होना अभी संभव नहीं है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रभु के श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत साधारण तबका है और हरिद्वार के बाद अब बद्रीनाथ केदारधाम सहित बीकेटीसी के अधीन आने वाले मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। इस बीच बीकेटीसी अध्यक्ष ने संकेत दिए हैं कि आगामी बोर्ड बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि देश के सभी तीर्थ स्थल और प्रदेश के 4 धाम सनातन परंपरा से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि बीकेटीसी और मंदिर समिति ने जिस भी आधार पर यह विषय रखा है, ये पूरी तरह से जायज है। भारत के जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है, खासतौर पर उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, उन धामों में सनातन ही आता है। अब क्योंकि मंदिर समिति ने कोई बात बोली है तो मंदिर समिति एक स्वायत्त संस्था है और किस आधार पर उस विषय को बोला है, निश्चित रूप से वैसे तो बोलने की अवस्था भी नहीं थी। स्वाभाविक रूप से सत्य है कि हमारे 4 धामों में सनातन के प्रति आस्था रखना व्यक्ति आता है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम और अपने अधीनस्थों मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा के लिए मंदिर समिति प्रभावी कदम उठाएगी। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि यह कदम उत्तराखंड की धार्मिक अस्मिता, सांस्कृतिक विरासत और
कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है, जहां हेमंत द्विवेदी ने कहा कि ठेकेदार खंड से लेकर मानस खंड तक स्थापित मंदिर श्रृंखला में परंपरागत रूप से गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहा है, लेकिन गैर भाजपा सरकारों के समय इसका पालन ठीक से नहीं किया गया था और अब बीकेटीसी इस परंपरा को फिर से लागू करने के लिए कदम उठा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड। आज यही देवभूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ऊर्जा भूमि बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प पूरा करने में निरंतर योगदान दे रही हैं। राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा 2000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि 8000 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं पर तेजी से कार्य जारी है। लघु जल विद्युत परियोजनाओं ने भी ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय इजाफा किया है। उत्तराखंड हरित ऊर्जा के 2023 को लागू उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति का उद्देश्य 2027 तक उत्तराखंड में 2500 मेगावाट सौर उत्पादन का है। राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने सिंगल विंडो प्रणाली के साथ ही लैंड यूज बदलाव के शुल्क में छूट की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के माध्यम से 20 से 200 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा के बेहतर उपयोग के लिए बैटरी स्टोरेज परियोजना की पहल भी की गई है। इस साल की शुरुआत में मैंने ये प्लांट लगवाया। इस प्लांट के लगने के बाद मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो बिजली का बिल है वो आ ही नहीं रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग के दौर में जहाँ लोग बिजली की इतनी खपत हो रही है, इस योजना का लाभ लें। जब मेरा बिल जो खुद देखता था मैं कि 1500, 1700, 1800 तक बिल आ जाता था, तो आज आप देखिएगा अभी तक मैंने 1 रुपये भी पेमेंट नहीं किया है। तो निश्चित ही है कि ये बहुत अच्छा स्कीम है। अब उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा नीति को भी मंजूरी मिल चुकी है। इस नीति के अंतर्गत उत्तराखंड के जियो थर्मल स्प्रिंग्स के जरिए ऊर्जा उत्पादन की राह प्रशस्त होगी। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है उत्तराखंड को देश के ऊर्जा मानचित्र पर अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 के दौरान प्रयागराज के माघ मेले में हुई घटना ने तेजी से राजनीतिक रंग ले लिया है। बता दें कि मामला अब सिर्फ धार्मिक या प्रशासनिक विवाद नहीं रहा, बल्कि विपक्षी दल इसे सनातन धर्म के अपमान और योगी सरकार की असफलता के रूप में पेश कर रहे हैं। तो वह इस पूरे मामले में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी पूरे मामले को गंभीर बताया है। कि मौनी अमावस्या के दिन और नहान का जो दिन होता है उस दिन ऋषि मुनि, हमारे संत महात्मा जो है स्नान करते हैं, उसके बाद आम नागरिक भी करते हैं। इसमें अलग अलग तरीके हैं कि पहले कौन करेगा, बाद में कौन करेगा। उसमें शंकराचार्य जी मौनी अमावस्या के दिन, महास्नान के दिन वो स्नान करने जा रहे थे, जिनको प्रशासन के द्वारा रोका गया।
रोका ही नहीं गया, उनको अपमानित किया गया। 2-3 किलोमीटर तक उनका जो डोली है, उनकी डोली को जो है खींचा गया और उनके साथ जो उनके अनुयायी थे उनकी जटाएं खींची गई, गले दबाए गए और उनके संग मारपीट तक करी गई। शंकराचार्य जी लंबे समय से और आगे बढ़ेंगे। दिनेशपुर क्षेत्र में गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। थाना परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष रविंद्र बिष्ट और व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश नारंग ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। इसके अलावा क्षेत्र के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शिक्षक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर लोगों में देशभक्ति का संदेश दिया। विभिन्न विद्यालयों में देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बच्चों ने गीत, नृत्य और भाषण प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। हमारे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस इस भारत की एक खुशी की लहर, पूरे भारत गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आजाद देश, तत्कालीन उस समय हमारे जितने फौजी सैनिक भाई जान निस्वार करके इस लड़ाई को लड़े देश आजाद के लिए, मैं उनको नमन करता हूं, तहे दिल से नमन करता हूं और उनके सब परिवार, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार खुशहाल रहे। देखिए सर, देश की आज़ादी सही माने में हम उसी तरफ चले जा रहे हैं जिस तरफ हम कभी गुलामी के जकड़ों में, जंजीरों में जड़े हुए थे, उसी तरफ हम जा रहे हैं। क्योंकि नशे का प्रकोप इतना बढ़ता जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, नशे की तरफ ज़्यादा ध्यान है लोगों का, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों का ध्यान है, देश की तरफ ध्यान किसी का नहीं है। अपना खींचते खींचते कहीं ऐसा ना हो कि देश एक दिन फिर गुलामी के जंजीरों में चला जाए। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं। आज का दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और आज इसी उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में छात्रगण, अध्यापकगण सभी एकत्रित हुए हैं। पहले उठ के तैयार हो गए होंगे। और आगे बढ़ेंगे। बाबा केदार के धाम केदारनाथ में 10 सेल्सियस तापमान के बावजूद वहां तैनात पुलिस और आईटीबीपी के जवानों का जोश और जज्बा हिलोरे मार रहा है। आपको बताते चले, समुद्र तट के लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में बीते रोज 77वां गणतंत्र दिवस अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया, जहां इस अवसर पर चारों ओर बर्फ की सफेद चादर, शून्य से कई डिग्री नीचे तापमान और लगातार हो रही भारी बर्फबारी के बीच केदारनाथ धाम में तैनात पुलिस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवानों ने अदम्य साहस और राष्ट्र प्रेम की मिसाल पेश की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में पद्म विभूषण और पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें भगत सिंह कोश्यारी का नाम भी शामिल है। इस सम्मान को लेकर भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि उन्होंने कभी किसी पद या सम्मान की अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया यह सम्मान उनका व्यक्तिगत नहीं बल्कि उत्तराखंड के समस्त जनता का सम्मान है। सबसे पहले तो आप लोगों को गणतंत्र दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहां तक पद्म पुरस्कार का, पद्म भूषण पुरस्कार का संबंध है, मैं उसके लिए राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी सबका धन्यवाद करता हूं। वस्तुतः एक छोटे से कार्यकर्ता को मैं नहीं सोचता कि कभी मैंने इस चीज की कामना की हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पर सोचा और एक किसान के बेटे को इतना ऊंचा सम्मान दिया है। मैं उनका आभारी हूँ। मेरा केवल इतना ही कहना है कि हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी काम कर रहे हैं, मनोयोग से हर क्षेत्र में जब काम करेंगे तो हमारा देश जो हम चाहते हैं 2047 तक जगत गुरु बने।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।